हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग जो है बायोलॉजी का एक छोटा सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है रक्त। ठीक है, तो आज हम लोग जो है इस रक्त टॉपिक को पढ़ेंगे कि यह कैसे कार्य करता है, यह कितने प्रकार का होता है, रक्त जो होता है मानव में कितनी मात्रा होता है, ठीक है, रक्त क्या है, सारी चीज़ों को हम लोग एक एक करके टॉपिक को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, फर्स्ट पॉइंट हम लोगों का जो है हेडिंग डाल लेंगे रक्त। ठीक है, हेडिंग हम लोग रक्त डाल लेंगे, ये हो जाएगा हेडिंग। अब रक्त जो होता है वह क्या होता है, इसमें हम लोग एक एक पॉइंट कर कर पढ़ेंगे। तो पहला पॉइंट अगर हम लोग देखें तो रक्त क्या है, तो पहले हम लोग जानेंगे कि रक्त क्या है। तो रक्त जो होता है यह एक तरल संयोजी उत्तक होता है। रक्त क्या है, तो रक्त जो होता है एक तरल संयोजी उत्तक होता है। तरल संयोजी उत्तक होता है, ये आपको याद रखना है। रक्त क्या है, तो रक्त एक तरल संयोजी उत्तक है। फिर इसमें हम लोग स्टार डालकर ऐसे लिखेंगे, समझेंगे कि देखिए और क्या होता है। तो रक्त का क्या काम है, तो रक्त का ये काम है कि जीव जंतुओं के शरीर में जो होता है पदार्थों का परिवहन करना। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का परिवहन करना। ठीक है, ये सब काम होता है किसका, रक्त का। ठीक है, रक्त किस गुण का होता है, तो रक्त जो होता है यह जो होता है क्षारीय गुण का होता है। रक्त किस गुण का होता है, तो रक्त जो है क्षारीय गुण का होता है। ठीक है, फिर जो है रक्त का पीएच मान कितना होता है, तो रक्त का जो होता है पीएच मान वह जो होता है 7.4 होता है। ठीक है, 7.4 होता है, याद रख लेना है। रक्त क्षारीय गुण का होता है, रक्त जो होता है पीएच मान 7.4 होता है। अब देखिए, 7 से जब होता है कोई चीज़ तो क्षारीय हो जाता है, 7 से कम रहेगा तो अम्लीय हो जाएगा, 7 रहेगा तो उदासीन हो गया। ये पीएच पैमाना पर मान होता है। अब देखिए क्या हो रहा है कि रक्त में जब अगर कार्बन डाइऑक्साइड की अगर मात्रा बढ़ जाएगी, ठीक है, तो पीएच मान जो है घट जाता है। ये भी पॉइंट कई बार पूछा है कि यदि रक्त में, ठीक है, रक्त में अगर मान लो CO2 की मात्रा बढ़ गई, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने पर क्या होता है, तो रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने पर जो होता है पीएच मान की मात्रा घट जाती है, मात्रा घट जाती है। अब पीएच मान की मात्रा घट जाएगी मतलब क्या, ये हुआ, तो मतलब घट जाती है, इट मीन्स ये हुआ घट जाती है यानी कि अम्लीय हो जाएगी, क्योंकि वो है 7.4 और 7.4 से घटेगा तो क्या हो जाएगा, यह अम्लीय हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए जो और इससे जब मात्रा घट जाएगी, देखिए रक्त में जब कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने पर पीएच मान की मात्रा घट जाती है, जिससे क्या हो जाएगा, अम्लीय हो जाता है, जिससे रक्त जो होता है अम्लीय हो जाता है, रक्त अम्लीय हो जाता है। ठीक है, और एक बात, और हृदय की गति क्या होती है, तो हृदय की गति भी जो है तेज धड़कने लगता है, और हृदय की गति क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, हृदय की गति बढ़ जाती है। ये भी पॉइंट याद रख लेना है। देखिए रक्त क्या है, तो रक्त एक तरल संयोजी उत्तक होता है। रक्त का कैसा गुण होता है, तो रक्त जो है क्षारीय गुण का होता है। रक्त का पीएच मान कितना होता है, तो रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। यदि रक्त में CO2 की जो है मात्रा यानी कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अगर बढ़ जाता है तो पीएच मान घट जाएगा, और पीएच मान घट जाएगा तो कैसे हो जाएगा, पीएच मान घट जाएगा तो वह अम्लीय हो जाएगा, और अम्लीय हो जाएगा तो हृदय की गति क्या हो जाती है, हृदय की गति जो है वह बढ़ जाती है। ये भी बिल्कुल आपको याद रख लेना है कि हृदय की गति क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ठीक है, अब देखिए और एक पॉइंट याद रखना है क्या, कि जो रक्त होता है यह क्या होता है, तो जो रक्त जो होता है ना, देखिए ध्यान से, रक्त जो होता है, रक्त व्यक्ति के भार का 7% होता है, 7% होता है।
ठीक है। यानी कि मान लीजिए कि अगर हम लोग उदाहरण समझें कि किसी व्यक्ति का वजन अगर मान लीजिए है 50 केजी, किसी व्यक्ति का वजन 50 केजी है, तब उसमें जो है कितना खून होगा। तो ये 50 और गुणते 7 लिखेंगे और बटा में 100, 1 0 से 0 काटेंगे 5 गुना के 10, यानी हो जाएगा 7 बटा में 2, 2 3 6 और 2 5 10, 3.5 लीटर, यानी कि इतना जो है खून होता है। ठीक है, ये भी बिल्कुल आपको याद रख लेना है। अब देखिए इसमें क्या होता है कि अब जब क्षारीय, देखिए अम्लीय गुण का अगर हो जाएगा, अम्लीय गुण का अगर होगा तो हृदय की गति क्या हो जाएगी, बढ़ जाती है। अगर क्षारीय गुण का होगा तो हृदय की गति क्या हो जाती है, घट जाती है। तो रक्त का पीएच मान जो होता है क्षारीय गुण का होता है, जब अम्लीय गुण का होने लगता है तो धड़कन क्या होता है, तेज बढ़ने लगता है। ठीक है, अब देखिए हम लोग जो जानेंगे कि जो रक्त होता है उसमें प्लाज्मा क्या होता है। अब हम लोग इसमें पॉइंट जानेंगे प्लाज्मा क्या होता है। ठीक है, प्लाज्मा, रक्त प्लाज्मा, हम लोग देखेंगे कि रक्त प्लाज्मा क्या होता है। रक्त प्लाज्मा, ये हो जाएगा रक्त प्लाज्मा। ठीक है, अब देखिए रक्त प्लाज्मा क्या होता है। तो रक्त में जो होता है प्लाज्मा जो होता है, यह एक रक्त का महत्वपूर्ण भाग होता है। ठीक है, इस लगभग यह जो रक्त में होता है यह कितना होता है, तो 90% जो होता है आपका, 55% जो होता है रक्त में प्लाज्मा पाया जाता है। ठीक है, प्लाज्मा क्या होता है कि एक रक्त का महत्वपूर्ण भाग है। ठीक है, रक्त में जो होता है प्लाज्मा, रक्त में प्लाज्मा जो होता है 55% पाया जाता है। कितना परसेंट पाया जाता है, 55% पाया जाता है, ये याद रखना है। अब ये 55% पाया जाता है। प्लाज्मा में जो होता है क्या होता है, तो प्लाज्मा में जो होता है, प्लाज्मा में 90% जो होता है ना, यह आपका जल होता है, 90% जल होता है, तथा 10% जो होता है आपका कार्बनिक पदार्थ होता है। क्या होता है, कार्बनिक पदार्थ होता है, ये आपको याद रखना है। प्लाज्मा में क्या होता है, तो 90% जल होता है और 10% कार्बनिक पदार्थ होता है। ठीक है, अब प्लाज्मा कैसा होता है, तो हल्का पीला होता है और चिपचिपा होता है। प्लाज्मा कैसा होता है, तो प्लाज्मा जो होता है यह आपका हल्का पीला और चिपचिपा होता है, हल्का पीला और चिपचिपा होता है, ये आपको याद रख लेना है। प्लाज्मा कैसा होता है, तो हल्का पीला और चिपचिपा होता है। ठीक है, और ये क्या करता है, तो रक्त में जो होता है तरलता प्रदान करता है, जिसके कारण क्या होता है कि शरीर में जो होता है ना, रक्त जो होता है नली के अंदर एक जगह से दूसरी जगह आसानी से परिवहन करता है। ठीक है, प्लस देखिए प्लाज्मा क्या है, प्लाज्मा में जो होता है पाया जाने वाला प्रोटीन जो होता है को प्लाज्मा में पाए जाने वाला प्रोटीन को क्या कहते हैं, तो प्लाज्मा प्रोटीन कहते हैं। और प्लाज्मा से प्रोटीन निकालने के बाद, अगर मान लीजिए कि प्लाज्मा से प्रोटीन को निकाल दिया जाए, प्लाज्मा से प्रोटीन को निकालने के बाद, प्रोटीन को निकालने के बाद, ठीक है, अगर मान लीजिए प्लाज्मा से प्रोटीन को निकाल दिया जाए तो जो शेष बच जाएगा, जो शेष बचा हुआ प्लाज्मा है, प्लाज्मा को प्रोटीन से प्लाज्मा से प्रोटीन को निकालने के बाद, ठीक है, शेष बचा प्लाज्मा, शेष बचा प्लाज्मा सीरम कहलाता है। क्या कहलाता है, सीरम कहलाता है। और कोई भी जांच जब हम लोग होता है, ब्लड जांच होता है, तो सीरम का ही जांच होता है,
उसमें से सीरम निकाल कर ही, इसी ब्लड के सीरम भाग को निकाल कर उसमें से जांच किया जाता है। ठीक है। अब देखिए डिहाइड्रेशन के समय प्लाज्मा था में वर्तमान लवण जो होता है निकल जाने के कारण रक्त का परिवहन नहीं हो पाता है। अब इसमें रक्त का परिवहन नहीं हो पाता है तो जिससे व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि जो आपका कि रक्त में प्लाज्मा कितना होता है तो 55% होता है। प्लाज्मा में क्या होता है 90% जल होता है और 10% कार्बनिक पदार्थ होता है। प्लाज्मा कैसा होता है तो प्लाज्मा हल्का पीला चिपचिपा होता है। प्लाज्मा से प्रोटीन जब निकाल दिया जाता है जो शेष बचता है उसको क्या कहते हैं, सीरम कहते हैं। रोगों की जांच किसको किया जाता है, सीरम को ही लेकर के किया जाता है। अब हम लोग जानेंगे कि रुधिराणु क्या होते हैं, रुधिराणु। ठीक है, हम लोग अब देखेंगे हेडिंग रुधिराणु। सेकंड हेडिंग डालेंगे रुधिराणु। ठीक है, यानी हम लोग कार्पल्स पढ़ेंगे। कार्पल्स क्या होता है ये आप लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये आपका जो हो जाएगा रुधिराणु। रक्त में प्लाज्मा कितना होता है 55% होता है। अब कितना बच गया आपका जो है, ये बच जाएगा आपका जो है कार्पल। देखिए कार्पल्स क्या होता है, उसमें रक्त में जो होता है 45% भाग पाया जाता है। ये रुधिराणु क्या होता है, तो रुधिराणु जो होता है रक्त में कितना परसेंट पाया जाता है 45% पाया जाता है। यह रक्त में 45% पाया जाता है। कितना परसेंट पाया जाता है, 45% पाया जाता है। यह कितने प्रकार का होता है, तो यह जो होता है 3 प्रकार का होता है। पहला जो हो जाता है आरबीसी, ठीक है, दूसरा जो हो जाता है डब्ल्यूबीसी, और तीसरा जो हो जाता है आपका थ्रोम्बोसाइट्स यानी कि प्लेटलेट्स इसको बोलते हैं, तो ये हो जाएगा बिम्बाणु। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका बिम्बाणु, तो ये आपका हो जाएगा बिम्बाणु। अब देखिए इसमें हम लोग आरबीसी को जो है क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं एरिथ्रोसाइट। क्या बोलते हैं इसको, एरिथ्रोसाइट्स, एरिथ्रोसाइट्स। ठीक है, डब्ल्यूबीसी को क्या बोलते हैं, तो ल्यूकोसाइट। और इसको हम लोग बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट। यानी रुधिराणु कितने प्रकार के हो गए, 3 प्रकार के, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और बिम्बाणु। यानी कि आरबीसी एरिथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स और थ्रोम्बोसाइट्स। रक्त में प्लाज्मा कितना होता है 55% होता है। रक्त में रुधिराणु कितने होते हैं तो 45% होते हैं। रुधिराणु कितने प्रकार के होते हैं तो 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और बिम्बाणु। चलिए समझते हैं नेक्स्ट। अब हम लोग समझेंगे जो है आरबीसी। फर्स्ट हम लोग हेडिंग डालेंगे आरबीसी। ठीक है, आरबीसी को हम लोग बोलते हैं लाल रक्त कण, रेड ब्लड सेल। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं लाल रक्त कणिकाएं, लाल रक्त कणिकाएं, या हम लोग इसको बोलते हैं एरिथ्रोसाइट्स। ठीक है, एरिथ्रोसाइट। अब एक चीज़ हम लोग इसमें समझेंगे कि जो ये आरबीसी जो होता है, तो ये जो होता है क्या होता है, तो एरिथ्रोसाइट। देखिए पहले हम लोग जानेंगे आरबीसी। तो देखिए आरबीसी का जो होता है यानी कि रुधिराणु का जो होता है यह 90% जो भाग होता है, ठीक है, आरबीसी होता है। क्या होता है, 90% भाग जो होता है वो आरबीसी होता है। ठीक है, रुधिराणु का कितना परसेंट यह भाग होता है, तो 90% भाग होता है। रुधिराणु का 90% भाग, 90% भाग क्या होता है,
आरबीसी होता है, आरबीसी होता है। ये बात बिल्कुल याद रख लेना है। सेकेंड हम लोग जानेंगे, देखिए सामान्य व्यक्तियों में अगर बात करें तो 45 लाख से लगभग 50 लाख पाया जाता है। सामान्य व्यक्तियों में कितना पाया जाता है यह? तो यह लगभग 45 लाख से 50 लाख के बीच में पाया जाता है। 45 लाख से 50 लाख के बीच में पाया जाता है। क्या है आपका? तो ये आपका आरबीसी, ठीक है। देखिए और क्या है, इसका जीवन काल कितना होता है? तो इसका जीवन काल होता है जो 1 से 120 दिन तक होता है। आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? तो आरबीसी का जो है जीवन काल 1 से 120 दिन तक होता है। ये बिल्कुल याद रखना है, 1 से लेकर 120 दिन तक आरबीसी का जीवन काल होता है। ये भी बिल्कुल याद रखना है। अब देखिए आरबीसी जो होता है, आरबीसी का जो होता है उसमें लाल रक्त का वर्णक पाया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं हम लोग? तो आरबीसी में जो होता है, आरबीसी में लाल रक्त का वर्णक हीमोग्लोबिन के कारण होता है। किसके कारण होता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। ये बिल्कुल याद रखना है कि हीमोग्लोबिन के कारण होता है। यानी आरबीसी में जो लाल रक्त का कणिकाएं होता है वो किसके कारण होता है? तो यह जो होता है हीमोग्लोबिन के कारण होता है, ठीक है। देखिए क्या होता है कि हीमोग्लोबिन जो होता है, अच्छा यह क्या करता है? तो यह मुख्य रूप से जो होता है ना ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैसों के साथ क्या कर लेता है? यह अभिक्रियाएं कर लेता है। हीमोग्लोबिन जो होता है क्या है? तो हीमोग्लोबिन जो है ना एक लौह युक्त प्रोटीन है, ठीक है। ये भी याद रखना है कि हीमोग्लोबिन क्या है? तो हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन एक क्या होता है? तो लौह युक्त प्रोटीन होता है। क्या होता है? लौह युक्त प्रोटीन होता है। ये अब बिल्कुल याद रखना है। हीमोग्लोबिन क्या होता है? तो यह एक लौह युक्त प्रोटीन है, ठीक है। अच्छा सोते समय क्या होता है? तो सोते समय जो होता है ना, तो आरबीसी जो होता है की संख्या कम हो जाती है। ये बिल्कुल याद रखना। देखिए सोते समय व्यक्तियों में जो होता है, किसी व्यक्ति में, जीव जंतु में सोते समय व्यक्ति में आरबीसी क्या हो जाता है? कम हो जाता है। सोते समय व्यक्ति में आरबीसी क्या हो जाता है? कम हो जाता है। आइए एक बार फिर से इसको रिवीजन कर लेते हैं। देखिए रुधिराणु का कितना % आरबीसी होता है? तो 90% भाग होता है, ठीक है। सामान्य व्यक्ति में इसकी संख्या कितनी होती है? तो 45 लाख से 50 लाख के बीच में होता है। इसका जीवन काल कितना होता है? तो 1 से लेकर के 120 दिन तक होता है। आरबीसी में जो होता है लाल रक्त वर्णक किसके कारण होता है? तो यह हीमोग्लोबिन के कारण होता है। और हीमोग्लोबिन क्या है? तो हीमोग्लोबिन जो होता है एक लौह युक्त प्रोटीन होता है। और आरबीसी जो होता है, अगर कोई मान लीजिए सो रहा है, तो सोते समय जो होता है व्यक्ति में आरबीसी क्या हो जाता है? कम हो जाता है। सोते समय व्यक्ति में आरबीसी क्या हो जाता है? कम हो जाता है। अगर मान लीजिए ऊंचाई वाले स्थान पर जाने वाला व्यक्ति है कोई, या कठिन परिश्रम करने वाला व्यक्ति है, तो उसके जो होता है रक्त में हीमोग्लोबिन की मात्रा क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। रक्त में क्या हो जाता है? हीमोग्लोबिन की मात्रा बढ़ जाएगा। अगर मान लीजिए खूब मेहनती और कोई इंसान है, अगर मेहनती इंसान है और बहुत परिश्रम कर रहा है, कठिन परिश्रम कर रहा है, या ऊंचाई पर चढ़ रहा है, तो उसमें जो होता है क्या होता है कि आरबीसी की मात्रा बढ़ जाती है। अगर आरबीसी की संख्या का माप जो है कैसे किससे किया जाता है? तो आरबीसी की संख्या का जो माप है, आरबीसी की संख्या की माप, ठीक है, यह किसके द्वारा किया जाता है? तो यह जो होता है टिमेटोमीटर के द्वारा किया जाता है, ठीक है। टिमेटोमीटर के द्वारा किया जाता है। इससे जो होता है आरबीसी की संख्या निकाला जाता है, ठीक है, कि आरबीसी की संख्या कितनी होती है, कितनी है, ठीक है। अब देखिए आरबीसी का निर्माण कहाँ पर होता है? तो यह आरबीसी का जो निर्माण होता है अस्थि मज्जा में होता है। ये भी बहुत क्वेश्चन मोस्ट है। आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? तो जो आरबीसी का निर्माण होता है वह अस्थि मज्जा में होता है। अस्थि
मज्जा में होता है। ये भी याद रखना है। आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? तो आरबीसी का जो है निर्माण होता है कहाँ पर? अस्थि मज्जा में होता है। ठीक है। अब देखिए इसमें क्या होता है कि अगर हम लोग बात करें कि आरबीसी, तो आरबीसी जो होता है इसका निर्माण जो होता है अस्थि मज्जा में होता है, जिसको हम लोग अगर मान लीजिए कि यहीं अगर छोटा बच्चा है, मतलब भी जीवन नहीं बना है, भ्रूण अवस्था में है, तो उसके जो होता है निर्माण कहाँ होता है? तो उसमें जो होता है इसका निर्माण जो होता है यकृत में होता है। किस में होता है? यकृत में होता है। ठीक है। अच्छा, अब आरबीसी का कब्र किसे कहते हैं? तो आरबीसी का कब्र जो होता है ना प्लीहा को कहते हैं। ये भी एक बार मोस्ट है। आरबीसी का कब्रिस्तान, आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहते हैं? तो आरबीसी का कब्रिस्तान जो होता है प्लीहा को कहता है। किसको कहते हैं? प्लीहा, प्लीहा को कहते हैं। अब देखिए आरबीसी की संख्या की माप किस टिमेटोमीटर के द्वारा माप देता है। आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में होता है। आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहता है? तो प्लीहा को कहा जाता है। ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट हम चलेंगे डब्ल्यूबीसी। जानेंगे कि डब्ल्यूबीसी क्या होता है। डब्ल्यूबीसी जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो इसको हम लोग बोलते हैं ल्यूकोसाइट। क्या बोलते हैं? ल्यूकोसाइट, ल्यूकोसाइट्स। अब देखिए आरबीसी पढ़ लिया, अब हम लोग पढ़ेंगे डब्ल्यूबीसी। ठीक है। अब देखिए डब्ल्यूबीसी जो होता है, डब्ल्यूबीसी जो होता है, अब ये डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य जो होता है क्या होता है? तो मुख्य कार्य डब्ल्यूबीसी का, अगर मुख्य कार्य पूछा जाए कि डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य क्या है, तो इसका जो होता है मुख्य कार्य जो होता है रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना। ठीक है। मुख्य कार्य क्या होता है? ये डब्ल्यूबीसी क्या होता है? डब्ल्यूबीसी का जो मुख्य कार्य होता है, तो ये मुख्य कार्य जो होता है इसका रोग, ठीक है, रोग निरोधक क्षमता को बढ़ाना होता है। मुख्य कार्य क्या होता है? तो रोग निरोधक क्षमता को बढ़ाना, रोग निरोधक क्षमता को बढ़ाना। ठीक है। देखिए सामान्य व्यक्ति में जो होता है इसकी संख्या कितनी होती है? तो 5000 से लगभग 9000 तक होती है। कितनी होती है? 5000 से 9000 तक होती है। और ये डब्ल्यूबीसी के बारे में, ठीक है, और हम लोग इसके बारे में जानेंगे। इसको हम लोग आज यहीं पर इतना ही रहने देते हैं। फिर अगले वीडियो में हम लोग समझेंगे कि डब्ल्यूबीसी और रक्त के जो है और कौन कौन से भाग हैं। ठीक है। तब तक के लिए, ठीक है, तब तक के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।